नमस्कार दोस्तों। देखिएगा, कल जो कॉलेज व्याख्याता का पाठ्यक्रम जारी हुआ है उसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की एक सलाम कहानी जोड़ी गई है। वैसे ये कहानी संग्रह है, उनका ध्यान रखना, इसमें 14 कहानियाँ हैं, ठीक है। और उसमें से कोई भी कहानी संग्रह हो, उसका नामकरण उसमें समाहित एक कोई कहानी या एक रचना के आधार पर ही पूरे संग्रह का नामकरण किया जाता है। तो ये एक कहानी संग्रह है, 14 कहानियाँ हैं। उसमें से अपन को सलाम कहानी अपने पाठ्यक्रम में जोड़ी है, वो अपन पढ़ेंगे। बहुत ही प्यारी कहानी है। ये एक दलित लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो देखिएगा कि शादी की रस्म पूरी होते होते रात के 2 बज गए। यानी शादी की पूरी रस्म और रिवाज के माध्यम से शादी होती है, फेरे वगैरह होते हैं, तो उन सभी में मतलब रात के 2 बज जाते हैं, ठीक है। अपने भी घर परिवार में जैसे देखते हैं, शादी समारोह होता है तो पूरी पूरी रात जगते हैं। कभी कोई कार्य होता है, कभी कोई कार्य, कभी कोई रस्म होती है। इस प्रकार से ज़्यादातर बाराती हैं वो सो चुके थे। गिने चुने लोग थे वो दूल्हे के साथ में विवाह मंडप पे मौजूद थे, जो कि आज भी आपको देखने को मिल जाते हैं। आप कहीं पर भी जाते हो, किसी लड़के की शादी होती है तो देखिएगा उसके जो फ्रेंड सर्किल होता है वो उसके साथ ही रहता है। कमल उपाध्याय अतिरिक्त उत्साह में हरीश के साथ हर जगह मौजूद था। ये एक कमल उपाध्याय हरीश होता है, उसका कोई मित्र होता है, वो हरीश के साथ हर जगह मौजूद था। अब यहाँ पर अच्छा प्रश्न ये भी बन सकता है कि कमल उपाध्याय किसके साथ हर जगह मौजूद था। तो ये हरीश के साथ मौजूद था, या फिर हरीश के साथ में कौन सा सदस्य था जो मौजूद था। तो कमल उपाध्याय। घर परिवार के सदस्य की तरह सारी जो व्यवस्थाएं वो कमल उपाध्याय की देखरेख में संपन्न हो रही थी। यानी कुछ जिगरी मित्र था हरीश का। हरीश और कमल के संबंधी कुछ ऐसे थे। अब देखते हैं उनके संबंध क्या थे। बन सकता है प्रश्न संबंधों के बारे में भी। फेरों से लौट करके वे बरामदे में ऐसी जगह तलाशने लग गए थे जहाँ थोड़ी देर पीठ टिका करके पाँव सीधे किए जा सकें, क्योंकि काफ़ी परेशान हो जाता है दूल्हा होता है और उसका एक खास फ्रेंड होता है। वो छोटे से बरामदे में एक साथ इतने सारे लोग गुड़मुड़ होकर के सोए हुए थे, क्योंकि विवाह की स्थिति ऐसी होती है। हम सभी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो अपन सभी को इन व्यवस्थाओं से बिल्कुल अपन वाकिफ़ हैं। कहीं ऐसी जगह नहीं बची थी कि जी खुल करके लेटा जा सके। यानी शादी में ऐसी स्थिति हो जाती है, एक तो चप्पलें खो जाती हैं, हर ब्याह शादी में आप देख लेना चाहिए। और एक घर परिवार के जो सदस्य होते हैं उनको बिल्कुल भी जगह नहीं मिलती है सोने के लिए। ऐसे ही कोई छोटी भी जगह मिलती है जहाँ पर वो मुड़ तुड़ करके वहाँ पर लेट जाते हैं। बारात ठहरने के लिए एक स्कूल का बरामदा ही मिल पाया था, क्योंकि आजकल के 5 स्टार होटल तो थे नहीं उस ज़माने में। तो गांव में आज भी है ना, ये बारात जो होती है वो स्कूल वगैरह में ठहरती है, कोई सामुदायिक भवन वगैरह होता है उसमें, तो वहाँ पर बारात ठहरी। प्रधान जी ने स्कूल खोल देने की हामी तो भर दी थी। प्रधान जी की स्कूल थी, उन्होंने हाँ कर दी कि हाँ आपके बारात के लिए स्कूल खोल दी जाएगी। लेकिन एन वक्त पर हेडमास्टर कहीं से रिश्तेदारी में चले गए। अब हेडमास्टर जी वहाँ से चले जाते हैं और स्कूल की चाबी हेडमास्टर जी के पास थी। काफ़ी भागा दौड़ हुई थी, उसके बाद में चाबी भी नहीं मिली थी। आखिर हार करके बारात को बरामदे में ही ठहरना पड़ा। यानी स्कूल के जो कमरे थे वो बिल्कुल बंद थे, अब बारात है वो बरामदे में ठहर गई। स्कूल में जो हैंडपम्प था, एक रात पहले किसी ने उसका हत्था और वाल्व भी खोल लिए थे। अब जो कुछ पानी की व्यवस्था थी हैंडपम्प वगैरह की, उसमें यानी शादी के एक रात पहले ही वो क्या कर देते हैं, उनको खोल के कोई चुरा ले जाता है। पीने के पानी का और कोई इंतज़ाम वहाँ पर नहीं था। बड़ी मुश्किल से 2 मिट्टी के घड़े मिल पाए थे। बहुत मुश्किल से मिट्टी के 2 घड़े मिले थे। गांव में ऐसी स्थिति होती है, और पहले तो और भी ज़्यादा विकट स्थिति थी। रोशनी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही था। सड़क के लैंप पोस्ट की हल्की पीली रोशनी बरामदे तक आकर के अंधेरे में तब्दील हो गई थी, ठीक है। लाइट की कोई व्यवस्था नहीं थी। हरीश जो था, दूल्हे के भार को उतार करके दीवार के सहारे पीठ टिका दी थी कि भाई दूल्हे इतनी देर बने रहे, अकड़ में बैठे रहे सुपारी सूट पहन करके, परंतु अब तो थोड़े हल्के हो गए। और कमल के लिए जगह बनाते हुए बोला, थोड़ी देर कमर सीधी कर लो कि तुम भी मेरे पास नज़दीक आकर के बैठ जाओ। थक गए होंगे, तुम्हें तो यहाँ काफ़ी अटपटा लग रहा होगा। यानी तुम थक गए होंगे, काफ़ी अटपटा लग रहा है तुम्हें।
कमल ने मोजे और जूते सहेजते हुए कहा, रात भर की ही तो बात है, किसी तरह गुजर जाएगी। गांव के बारे में सिर्फ पढ़ा था, देखा आज। यानी ये जो कमल उपाध्याय है ये कोई शहर का बंदा है और उसने कहा कि भाई गांव के बारे में पहले पढ़ा था पुस्तकों में, लेकिन आज हालात देख भी लिए कि गांव के हालात कैसे हैं। कैसा लग रहा है? हरीश ने कमल को अपनी ओर खींच करके पूछा। कैसा क्या? हालात दयनीय हैं। कितना धैर्य है लोगों में? कमल ने गहरी सांस ली कि सभी लोगों में काफ़ी धैर्य है। बरामदे के किनारे पर दो बुजुर्ग अभी तक जगे थे। बरामदे के किनारे पर दो बुजुर्ग वो अपनी बीड़ी बीड़ी पी रहे थे, रुक रुक के बातचीत भी कर रहे थे। हरीश और कमल की वार्तालाप सुन करके उनकी ओर मुखातिब हो गए, यानी उनकी ओर देखने लगे। उनमें से एक बोला, बेटे हरीश, तुम्हारा ये दोस्त पहली बार गाँव आया है क्या? कि तुम्हारा दोस्त ये पहली बार गाँव आया है? ऐसा पूछता। हाँ ताऊ जी, गाँव में यही रिश्ते होते हैं ताऊ जी वगैरह के, उत्तर कमल ने दे दिया। कौन बिरादरी में हो, यानी किस कास्ट से हो? बुजुर्ग ने बात आगे बढ़ाई। ताऊ जी, क्या इतना काफ़ी नहीं है कि ये मेरा दोस्त है और मेरी बारात में शामिल है? हरीश ने नाराज़गी से व्यक्त की कि आपको जाति पूछनी ज़रूरी है क्या, कौन सी बिरादरी से है? यानी अच्छा नहीं लगा हरीश को। बुजुर्ग किसी ज़माने में अंग्रेज़ अफसर की सेवा टहल में थे, यानी जो बुजुर्ग पूछ रहे थे वो अंग्रेज़ों की सेवा में नौकरी करते थे। जब भी मौका मिलता था दिखाने की वो कोशिश करते थे। मैंने कोई इंसल्ट की बात नहीं की है, यानी अंग्रेजी बोल दी। मैंने कोई इंसल्ट की बात नहीं की है क्या? जो बुरा मान गए। बुजुर्ग चुप हो गया बेचारा, क्योंकि गांव के बुजुर्ग आज भी चुप हो जाते हैं, आजकल के बच्चे भी ऐसे ही जवाब देते हैं। ताऊ जी, आपकी बात का बुरा क्या मानना है? मैं ब्राह्मण हूँ और कुछ पूछना हो तो पूछिए कि मैं पंडित हूँ। कमल ने विनम्रता दिखाई और बुजुर्ग ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। सो जाओ कमल, सुबह होने में अब ज़्यादा देर नहीं है। हरीश ने बात बदलने की कोशिश की कि भैया अभी सो जाओ, थोड़ी सी रात बची है, थोड़ी आराम हो जाए। कमल सोने का प्रयास करने लगा। कुछ देर की खामोशी के बाद बोला, हरीश सो गए क्या? सुबह क्या होगा? कि हरीश सो गए, अब सुबह क्या क्या प्रोग्राम है वो बताओ। हरीश की आंखों में नींद भरी हुई थी। अलसाए हुए स्वर में बोला, सुबह का क्या मतलब? हरीश, सुबह जल्दी उठने की आदत है मेरी, चाहे देर रात 2 बजे ही सोऊं, नींद 5 बजे ही टूट जाती है। मैं सुबह 5 बजे से ही पूजा पाठ में लग जाता हूँ। इनकी खटर पटर से मैं भी उठ जाता हूँ। यानी खटर पटर होती है नींद, खटर पटर के कारण उठ जाता हूँ। बरसों से ऐसे ही चल रहा है। माँ सुबह सुबह चाय बना करके मेरे हाथ में थमा देती है। अब तो ऐसी आदत पड़ गई है कि यदि 6 बजे तक चाय न मिले तो सिर भारी होने लगता है। कमल ने अपनी तकलीफ़ सुनाई कि भैया मैं तो 5 बजे जग जाता हूँ, अगर चाय नहीं मिलेगी तो मेरा माथा दुखने लग जाएगा। यहाँ सुबह सुबह 6 बजे चाय कहाँ मिलेगी? हरीश ने असमर्थता जताई। बुजुर्ग ने बीड़ी सुलगा ली थी जो अंधेरे में चमक पैदा कर रही थी। कमल से बोले, बाबूजी, गांव से बाहर एक दुकान तो है, आप सुबह जा कर के देख लेना, शायद मिल जाएगी। तो उस बुज़ुर्ग ने बताया कि गांव के बाहर एक दुकान है, वहाँ पर आप चाय पी सकते हो। आपने देखी है दुकान? कितनी दूर है? कमल ने उत्सुकता दिखाई, यानी कमल को सुन के अच्छा लगा। पास ही है, शाम को मैंने वहाँ पर बीड़ी का बंडल खरीदा था और सामने जो गली है उसमें सीधे चलते जाना, गली खत्म होते ही सड़क, वहीं पर एक दुकान है। बुजुर्ग ने दुकान का जो एड्रेस है वो बता दिया है। सुबह उठते ही कमल चाय की तलाश में निकल पड़ता है और गली लगभग सुनसान थी। इक्का दुक्का लोग अजीब सी बुक्कल मारे आ जा रहे थे। रात वाली चहल पहल कहीं दिखाई नहीं पड़ रही थी, क्योंकि रात को तो शादी थी ना। अब शादी खत्म हो जाती है तो सवेरे सब सुनसान पड़ा था। खड़जे पर फिसलन थी। नालियों में बहता पानी से बचते बचते यह गली के मुहाने पर एक खुली और रेतीली जगह पर आ गया था। सामने की सड़क के पार एक छप्परनुमा दुकान उसको दिखाई दी। दुकान थी वहाँ पर, जिससे एक किनारे पर भट्टी बनी हुई थी। भट्टी के साथ ही एक चबूतरा भी था, जिस पर लकड़ी के खाके में पान, बीड़ी, जर्दा, तंबाकू की ये थैलियाँ वगैरह टांग रखी थी और साथ ही 2-3 बदरंग से एक डिब्बे भी रखे हुए थे और भट्टी के में सुलगते कोयलों से गहरा काला धुआं भी उसमें निकल रहा था।
यानी एक छोटी सी टूटी फूटी गांव की दुकान थी, जिसका केसलापन और उसने अपने फेफड़ों में महसूस किया। दीवार पर किसी सीने तारीख का अर्धनग्न बदरंग एक कैलेंडर भी टंगा हुआ था दुकान पे, जो धूल और धुएं से के हमलों से बिल्कुल मटमैला हो गया था। दुकान की स्थिति हूबहू गांव के जैसी थी। भट्टी के पास ही एल्यूमिनियम की एक बड़ी सी केतली रखी हुई थी, जिसका रंग शाह काला पड़ गया था, यानी काली हो गई थी। कुछ कांच के मटमैले गिलास, कप, प्लेटें और शीशे के एक जार में कुछ बिस्कुट भी रखे हुए थे। भिगोना बाहर से काला और भीतर से भूरा था, मटमैला दिखाई दे रहा था। आसपास में मक्खियाँ के झुंड वहाँ पर भिन बना रहे थे। चबूतरे पर ही एक जर्जर सा बूढ़ा आदमी मेले चिकट कपड़ों में उकड़ू बैठ कर के बीड़ी पी रहा था, और उसके हाथों में पैरों की नसें उभरी हुई थी, और जैसे किसी ने शरीर का मांस उतार करके त्वचा हड्डियों से चिपका दी गई है, यानी बिल्कुल बुजुर्ग था बेचारा, दुबला मरियल सा आदमी। पास ही एक पुरानी सी भैंस भी वहाँ पर पड़ी हुई थी, और जिसकी हालत उस बूढ़े आदमी से भी बदतर थी। कमल ने बेंच पर बैठने की कोशिश की। बेंच चरमराई। किसी तरह अपने आप को बेंच पर टिका करके कमल जो था उसने बूढ़े से कहा, चाय मिलेगी? कमल वो चाय की दुकान पर पहुंच जाता है। मिलेगी, थोड़ा टाइम लगेगा। बुजुर्ग ने बताया, भैया टाइम लगेगा, मिलेगी। बूढ़े ने बीड़ी का आखिरी कस खींचा। ये गांव की आज भी आदत है गांव के लोगों की कि वो बीड़ी खींच के कस मारते हैं, तो वो कस से खींच लिया। कमल दुकान में रखी हर चीज़ को उत्सुकता से देख रहा था, और उसके जेहन यानी दिमाग में माँ का ख्याल आया। यदि इस समय घर में होता तो माँ गरम गरम चाय लेकर के आती, और चाय बनाते समय ही माँ ने कोई ना कोई श्लोक दोहराती रहती, यानी कोई ना कोई श्लोक बोलती थी। धुएं का झोंक कमल के मुँह और आंखों में भर गया था, और उसने जेब से रुमाल निकाल करके नाक मुँह पर रखा, और कड़वाहट उसके भीतर समा गई, यानी धुआं था वो अंदर चला गया। और कमल को ये चीज़ें की मतलब आदत नहीं थी। कितनी देर लग जाएगी चाय में? कमल ने जिज्ञासा दिखाई। बस अभी हो जाएगी, भट्टी सुलग रही है, बैठो। अब तो बैठ जाओ। चाय वाले ने आश्वस्त किया कि अभी जल्दी बना देंगे। चाय वाला लोहे के सरिये से भट्टी में कोयले संवारने लग गया। नए दिख रहे हो बाबूजी, कहाँ से आए हो? पूछ लिया। चाय वाले ने बात शुरू कर दी, देहरादून से। अब यहाँ पर यह भी प्रश्न बनता है कि हरीश का मित्र कमल है, वो कहाँ का रहने वाला था? तो देहरादून का। कमल ने सहजता से कहा। उसका ध्यान सुलगती भट्टी पर टिका था। देहरादून का नाम सुनकर चाय वाला चौंका। देहरादून से तो कल एक बारात भी आई है। चाय वाले ने प्रश्न की तरह कहा कि कल एक देहरादून से बारात भी आई है, क्योंकि चाय वाले को पता नहीं था कि ये भी बाराती है। हाँ, मैं उसी बारात में आया हूँ। वह बारात तो चूड़ों की घर आई है। तो चूड़ों की घर आई है मतलब नीची कास्ट में। चाय वाले की जिज्ञासा गोली में बदल चुकी थी। तो क्या हुआ? कमल ने सवाल किया कि तो क्या दिक्कत है, कि चूड़ के आदमी नहीं होते हैं? अब यहाँ पर यह प्रश्न भी बन सकता है कि वो बारात किसकी थी? तो चूड़ों की। चाय वाला एकदम चुप हो गया था। उसकी चुप्पी ने कमल को संशय में डाल दिया। चाय वाले के हाव भाव बदल गए थे। अब वह भट्टी के पास हट करके इधर उधर के काम करने लग गया। कभी इस डिब्बे को उठा करके उधर रख रहा था, तो कभी इधर रख रहा था। कभी मटके में पानी निकाल करके कनस्तर में भर रहा था। भट्टी सुलग करके लाल लाल अंगारों में बदल गई थी। अंगारों से लपटें उठ रही थी, लेकिन चाय बनाने के आसार दिखाई नहीं पड़ रहे थे, यानी वो चाय नहीं पिलाना चाहता था। कमल का गला खुशक होने लग गया। भट्टी तो धधक गई थी। एक कप चाय बना दीजिए, कमल ने शालीनता से कहा। चाय वाला अनसुना करके अपने काम में लगा हुआ है। कमल का धैर्य टूटने लगा। भाई चाय बना दो। अब तंग आ गया बेचारा कमल कि भैया चाय तो बना दी, चाय था क्या दूँ? चाय वाला यहीं से जवाब दिया, तुझे यहाँ पर चाय नहीं मिलने की कि मैं आपको चाय नहीं पिलाऊंगा। चाय वाले की आवाज़ में रूखापन था, जिसे महसूस करते हुए कमल ने तीखेपन से पूछा, लेकिन क्यों? अभी थोड़ी देर पहले तो आपने कहा था कि चाय मिलेगी। कहा था, पर अब कह रहा हूँ नहीं मिलेगी, अब बिल्कुल नहीं मिलेगी। चाय वाले ने कठोरता से कहा। कमल चाय वाले के व्यवहार से चकित था, फिर भी नम्रता से बोला, लेकिन भाई साहब हुआ क्या है? क्या मैं पैसे नहीं दूंगा? कि भैया मैं पैसे भी दूंगा, आप मुझे चाय क्यों नहीं पिलाते हो? मतलब आप समझ गए होंगे विद्यार्थियों की चाय वो
बारात के चूहड़ की वजह से नहीं बना रहा था। चाय वाला उसके ठीक सामने तन करके खड़ा हो गया, दोनों हाथ कुल्लों पर टिका करके सीना चौड़ा करते हुए बोला, ये पैसे शहर में जाकर के दिखाना, यानी शहरों में दिखाना, मुझे पैसे की लोड़ नहीं है। गांव के लोग आज भी ऐसी हरकतें करते हैं। 2 पैसे हो गए कि जेब में तो सारी दुनिया को सिर पर उठाए घूमो। ये शहर नहीं गांव है, यहाँ पर चूड़े चमारों को मेरी दुकान में तो चाय ना मिलती है, कहीं और जाके के पियो, कि मैं तो आपको चाय नहीं पिलाऊंगा। कमल की नसें फड़कने लग गई थी। उसने चाय वाले के आगन्य नेत्रों से घूरा, आवाज़ में शक्ति भर करके बोला, चूड़े चमारों को नहीं मिलती है तो किसे मिलती है? कि चूड़े चमारों को आप चाय नहीं पिलाते तो चाय पिलाते किसको हो? चाय वाला उसकी बात अनसुनी करके फिर अपने काम में लग गया था। कमल को वह असभ्य वन मानुष दिखाई पड़ रहा था और उसने साहस करके पूछा, तुम्हारी क्या जात है? अब कमल पूछ बैठता है, तुम्हारी क्या जात है? चाय वाला भवक कर कहा, मेरी जात से तुझे क्या लेना देना? कि मेरी जात से तुझे क्या लेना देना? जब चूड़े चमार भी जात पूछने लगे तो कलजुग आ गया है, कलजुग। बड़ा बेकार आदमी था वो तो। चाय वाला देखो कितनी गंदी बात कर रहा है। अब आगे देखो, हाँ कलजुग आ गया है सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम अपनी जात नहीं बताना चाहते हो तो सुनो, मेरा नाम कमल उपाध्याय है। उपाध्याय का मतलब तो जानते होंगे ना, या फिर समझाऊँ? उपाध्याय यानी ब्राह्मण। कमल ने आंखें ततेर करके कहा कि मैं भी पंडित हूँ, कोई पागल नहीं हूँ। फिर आगे देखो, चूड़ों की बारात में ब्राह्मण। चाय वाला कर्कशता के साथ में हंसा कि चूड़ों की बारात में ब्राह्मण आ गया, मतलब उसको अजीब लगा। शहर के चूतिया बनाना कि शहर में जाकर के तुम पागल बनाना, मैं तो आदमी को देखते ही पहचान लेता हूँ कि किस जात का है। चाय वाले ने शेखी भी करी कि ये तुम्हारी समझदारी है ना, वो शहर में दिखाना, मैं तुम्हें जानता हूँ, तू कोई पंडित वंडित नहीं हो। उसका वार्तालाप सुन के राह चलते लोग ठिठक कर मजा लेने लगे। सुबह सुबह का वक्त था, देखते ही देखते लोग जमा हो गए। लोगों को देख करके चाय वाले की जो बूढ़ी हड्डियों में जोश आ गया और आवाज़ का तेवर भी चढ़ने लग गया। अब आगे देखो, बल्लू रांगड़ा का रामपाल भी भीड़ देख करके ठिठक गया। मजरा क्या है कि भाई मामला क्या हुआ, जानने के लिए चाय की दुकान की ओर बढ़ा और बूढ़ा चाय वाला किसी शहरी को फटकार रहा था कि बूढ़ा चाय वाला है वो शहरी के साथ में लड़ाई कर रहा है। रामपाल ने छूटते ही पूछा, चाचा कौन है ये? रामपाल को देखते ही चाय वाले को बिफर पड़ा कि चूड़ा है। अब रामपाल को देखते चाय वाले को और जोश आ गया कि चूड़ा है, ये तो खुद को ब्राह्मण बता रहा है और जुम्मन चूहड़े का बाराती है, कि ये जुम्मन चूड़ों की बारात में आया है। अब तुम लोग ही फैसला करो कि जो यो ब्राह्मण है तो चूड़ों की बारात में क्या मूत पीने आया है? जात छिपा के चाय मांग रहा है। मन ने तो साफ कह दी है कि बुद्धू की दुकान, ये चाय वाले की दुकान किसकी थी ध्यान रखना, बुद्धू की दुकान पे तो मिलेगी ना चाय चूड़ों चुमारों को, और कहीं और ढूंढ ले जाके चाय वाले के आसपास लोग खड़ों ने समर्थन जुटाने की कोशिश करने लगे। यानी गाँव की ऐसी हालत होते हैं कि बेचारा कमल उपाध्याय था वो पंडित से चूहड़ बन गया। दुबला पतला सा रामपाल शिकिया पहलवान था, गाल पिचके हुए, हड्डियाँ उभरी हुई थी, बारीक मूछें, तेल से चिकट बाल थे। कुल मिलाकर के ऐसा हुलिया था जिसे देख करके हर कोई अंदाज बिल्कुल नहीं लगा सकता कि इस डेढ़ हड्डी के आदमी जो है वो गांव भर में दबदबा है, कि भाई इसका गांव भर में दबदबा था। किसका? रामपाल का। ये नाम भी आपको याद रखना है, परीक्षा में पूछ सकते हैं। रामपाल को देखते ही खुसर फुसर एकदम शांत हो गई थी और कमल भी स्वयं को चक्रव्यूह में फंसा महसूस करने लग गया था और उसने आसपास खड़े लोगों पर नज़र डाली और उसने उसकी बात का विरोध करने के लिए मुँह खोला। भाइयों, बात पूरी होने से पहले ही रामपाल ने उसे डांट दिया कमल को। ओ शहरी नखरे, हम तेरे भाई हैं। कि ओ शहरी जनखे, हम कोई तुम्हारे भाई नहीं हैं। साले जबान संभाल के बोल। इतनी अश्लील भाषा जब इस रचना में जोड़ दी गई है तो आरपीएससी को ये रचना जोड़ने की आवश्यकता थी? बेकार आदमी। जाके जुम्मन चूहड़े से रिश्ता बना है, इतने ज़ोरदार लोंडियाँ लेके जा रहे हैं शहर वाले। जुम्मन के तो सींग निकल आए हैं, कि जुम्मन जो है उसके सींग निकल आए हैं। अरे लोंडिया को किसी गांव में ब्याह देता तो हमारे जैसों का भी कुछ भला हो जाता। एक तीखी हंसी का फुहारा छूटा। आसपास खड़े लोगों ने उसकी हंसी को अपनी हंसी में मिला लिया, क्योंकि ये रामपाल था वो, मतलब एक बलवान था गांव के लिए।
कमल को लगा कि जैसे अपमान का घना बियाबान जंगल उगाया है कि मेरे चारों तरफ से बेइज्जती हो रही है। उसका रोम रोम है कांपने लग गया और उसने आसपास के खड़े लोगों पर निगाह डाली और हिंसक शिकारी तेज नाखूनों से उस पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे। उसने पहली बार अखबारों में छपी उन खबरों को शिद्दत से महसूस किया कि जिस पर विश्वास नहीं किया जाता था, वह फलां जगह दलित युवक को मारपीट करके मार डाला और फलां जगह आग में भून दिया, घरों में आग लगा दी। जब जब भी हरीश इस तरह के समाचार कमल को सुनाता था तो वह एक तर्क को दोहरा देता था। यानी कमल और हरीश में ऐसी चर्चाएं होती थी। हरीश अपने मन में हीन भावना निकालो। कमल कहता है कि हरीश तुम अपने मन से हीन भावना निकालो, दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई है और तुम लोग वहीं के वहीं ठहरे हो। उगते सूरज की रोशनी को देखो, अपने आप पर विश्वास करना सीखो, पढ़ लिख करके ऊपर उठोगे तो सब कुछ अपने आप पे मिट जाएगा। ऐसा जो कमल और हरीश को बताता था। लेकिन इस वक्त कमल के सामने हरीश का एक एक शब्द सच बन करके खड़ा था और सच साबित भी हो रहा था। कमल ने फिर से साहस बटोरा और विरोध किया। क्या यही गांव का अतिथि सत्कार है? आप लोग अपने ही गांव की लड़की के लिए ऐसी बातें कर रहे हो? क्या ये इस गांव की बेटी नहीं है? कमल आगे कुछ और बोलता, इससे पहले ही रामपाल ने उसके वजूद से ज़्यादा शक्ति में चीख करके बोला, यानी गुस्से में बोला, जा चुपचाप चला जा, वरना एक भी जिंदा वापस ना जा सकेगा, ना वो लौंडिया ही जा पाएगी। कमल को धक्का दे करके छप्परनुमा दुकान से बाहर कर दिया। रामपाल ने धक्का मार दिया, लड़ाई का माहौल बन गया। कमल कोई बावेला खड़ा करना नहीं चाहता था। कमल को कोई मतलब बवाल था, उसको खड़ा यानी लड़ाई दंगा नहीं चाहता था बेचारा। सीने में उठ रहे ज्वार को उसने शांत रखा और उसे हरीश का ख्याल आया। वक्त की नज़ाकत भांप करके चुप रह जाना ही उसने ठीक समझा कि अभी दोस्त की शादी हो रही है, कल को इसकी शादी टूट गई तो लफड़ा हो जाएगा। सड़क से उतरकर वह रेतीले रास्ते पर आ गया था और उसकी रग रग में अंगारे दहक रहे थे। लड़कों का झुंड उसके पीछे लग गया था। वे कमल को चिढ़ाने का प्रयास करने लगे थे। चूहड़ चूहड़ चूड़ा, ऐसा मतलब वो गाँव के बच्चे ना ऐसी हरकतें करते हैं। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे। प्रत्येक शब्द नस्तर की तरह उसके जिस्म को चीर करके लहूलुहान कर रहा था। कमल लड़कों से बच करके गली की ओर लपका। तेज कदमों से लगभग दौड़ते हुए वह जनवासे के पास पहुंचा। जनवासा जहाँ पर बारात रुकाई जाती है ना, उसको बोलते हैं। उसकी सांस फूल गई थी, मूड बुरी तरह से उखड़ा हुआ था, यानी दिमाग खराब हो गया। जिस्म पर अभी तक हजारों चींटियाँ रेंग रही थी। पोर पोर गर्म दहकते लावे का सा हो रहा था। उसे देखते ही हरीश ने पूछा, क्या बात है, चेहरा उतरा हुआ है? कुछ नहीं, ठीक हूँ। कमल ने गहरी सांस ली। कहाँ चले गए थे? बड़ी देर लगा दी। चाय का इंतज़ाम कराया? बस तुम्हारा ही इंतज़ार था। हरीश ने कहा कि चाय का इंतज़ाम करवाया। कमल दीवार के सिर सहारे टिका करके बैठ गया था चुपचाप। उसके विचारों को की सुनासुन पगडंडियों पर अकेला विचरण कर रहा था, यानी उसके दिमाग में वो विचार चल रहे थे। उसे इस तरह खामोश देख करके हरीश ने पूछा, क्या बात है, तुम परेशान से लग रहे हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस थोड़ा सिर भारी है। कमल ने टालना चाहा। कमल यानी बात को बढ़ाना ही नहीं चाहता था। और कमल के जहन में 15 वर्ष पुरानी घटना दस्तक देने लगी, जिसकी स्मृति मात्र से ही उसका शरीर में एक लहर सी दौड़ गई। उस रोज़ कमल हरीश को पहली बार स्कूल से सीधा अपने घर ले गया था और पिताजी कहीं बाहर गए हुए थे और उसने अपनी माँ से हरीश को मिलाया और माँ ने दोनों को खाने के लिए कुछ दिया। हरीश ने पहला कोर उठा करके मुंह में रखा ही था कि कमल की माँ ने पूछा, बेटे तुम्हारे पापा क्या करते हैं? तो कमल की माँ है वो पूछ बैठती है कि बेटा तुम्हारे पापा जी क्या करते हैं? जी, नगर पालिका में सफाई कर्मचारी हैं। यहाँ पर अच्छा प्रश्न बनता है कि हरीश के पिताजी क्या काम करते थे? तो नगर पालिका में सफाई कर्मचारी। हरीश ने सहजता से उत्तर दिया। हरीश का जवाब सुनते ही कमल की माँ आग बबूला हो गई और कमल के गाल पर एक झन्नाटेदार थप्पड़ा वो जमा दिया था। यानी देखो, पुराने ज़माने में ऐसी सोच थी लोगों की। पता नहीं कहाँ कहाँ से इन कंजरों को पकड़ करके घर ले आता है। खबरदार जो, अब वो उसको डांटती है, आगे से किसी हरामी को दोबारा यहाँ पर लाया तो। कमल पर यह हमला अप्रत्याशित था। वह न रोया और न ही कोई उसने विरोध कर सका था। सिर्फ फटी फटी आंखों से मार के गुस्से भरे चेहरे को देखता रह गया। अब बेचारा बच्चा था, कुछ बोल भी नहीं सका था और दोस्त के सामने बेइज्जती हो रही थी। अच्छा नहीं लग रहा था। माँ ने
हरीश को ढेर सारी गालियां देकर के घर से बाहर भगा दिया। माँ की दुत्कार फटकार से हरीश बुरी तरह आहत हुआ था और उसे पहली बार लगा था कि कमल और वह दो अलग अलग हैं, दोनों के बीच में कोई फासला नहीं है, दोनों के बीच में कोई फासला है। और उसे अपने पड़ोसी सुगना के शब्द याद आ रहे थे, बेटे बामण से दोस्ती रास नहीं आएगी। अब जो है हरीश उसको वो बात याद आ रही है कि ब्राह्मण से दोस्ती रास नहीं आएगी, लेकिन हरीश ने सुगना की बात को कभी भी अहमियत नहीं दी थी। कमल उसके लिए अपना था, एकदम सगा भाई था, बल्कि अपनों से कहीं ज़्यादा था। इस घटना ने हरीश के मन पर कई खरोंचें डाल दी। अब हरीश के दिमाग में भी वो सारी बातें आ गई। हरीश के जाने के बाद माँ लगातार बड़बड़ाती रही। सारा घर दोबारा धोया गया और गंगा जल छिड़क करके जमीन पवित्र की गई थी। कमल ने बालमन में भी एक दरार पैदा हो गई थी। वह चुपचाप जाकर के अपने कमरे में लेट गया और ढेरों सवाल उसके मन में कचोट रहे थे। आखिर माँ ने ऐसा क्यों किया? क्या कमी है हरीश में? दिन भर उसने कुछ नहीं खाया। रात में भी माँ ने बहुत समझाया, ऊंच नीच की बातें बताई, फिर भी वह चुपचाप निर्विकार मुद्रा में बैठा रहा। माँ के सारे दांव उसके मनाने में हार गए थे, यानी माँ उसको मना रही थी, वो नहीं मान रहा था। बेटे इनसे संस्कार गलत है, यानी ये जो चूड़ होते हैं इनके संस्कार गलत होते हैं, ये छोटे लोग हैं, इनके साथ बैठने से बुरे विचार मन में पैदा होते हैं। और भी कई बातें माँ ने बताई, लेकिन कमल ने अनुभव इन सबसे भिन्न थे, यानी कमल के जो अनुभव थे वो इनसे भी भिन्न थे। माँ के तर्कों से जब वह ऊबने लगा तो आखिर उसने माँ से पूछ लिया, तुम कभी उसके घर गई हो, उसने उनसे मिली हो, फिर कैसे जानती हो कि वे बुरे लोग? कि तुम भाई उसके घर गई हो, उनसे मिली हो तो कह सकती हो कि भाई बुरे हैं, ऐसे कैसे कह सकती हो? माँ अवाक होकर के कमल का चेहरा देखने लगी थी। कमल की आंखों में गुस्सा नहीं था, ऐसा कुछ था जो धीरे धीरे बर्फ़ की तरफ पिघल रहा था और जिसे वह पकड़ना चाहती थी, पर उसकी पकड़ में नहीं आ रहा था, यानी गुस्सा है वो पिघल गया था। माँ ने हार करके एक समझौता कर लिया, जिसकी जानकारी हरीश को कभी नहीं हुई। हरीश के खाने पीने के लिए कुछ बर्तन अलग रख दिए गए थे कि तुम इन बर्तनों में खाओगे। तब से आज तक कमल एक ऐसी अंधेरी गली में चल रहा था जहाँ रोशनी का कोई कतरा दिखाई नहीं दे रहा था। उसे हमेशा लगता था कि जैसे वह हरीश से विश्वासघात कर रहा है, यानी उसको बुरा लग रहा था। कमल को ख्यालों में डूबा देख करके हरीश ने उसे टोका, कहाँ खो गए हो, लो चाय पी लो। एक देहाती लड़का चाय के 2 गिलास थामे खड़ा था और कमल ने एक गिलास उसके हाथ से ले लिया और चाय की चुस्की लेते हुए कमल का बिगड़ा हुआ मूड बदलने लगा। चाय पीने के बाद सिर दर्द में थोड़ी सी राहत भी महसूस होने लगी उसने, यानी चाय पी तो थोड़ा मूड फ्रेश हुआ। सूरज सिर के ऊपर चढ़ गया था। शादी वाले घर में काफ़ी चहल पहल थी। दोपहर के खाने में विशेष इंतजाम किया गया था। पास के कस्बे से नान और मीट बनाने के लिए कारीगर भी बुलाए गए थे। तो यहाँ पर अच्छा प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से ये बनता है कि हरीश की शादी में कौन कौन से पकवान बने, तो नान और मीट के, ठीक है ना, वो कारीगर बुलाए। एक मोटा ताज़ा बकरा काटा गया था और पके हुए मीट और गरम मसालों की महक पूरे आंगन में फैल गई थी। कुछ लोग सुबह से ही दारू पीने में बैठे हुए थे, क्योंकि ये तो गांव का रिवाज है। गांव हो चाहे शहर हो, शादी में शराब नहीं होती है तो वो शादी नहीं मानी जाती है। तो लोग दबा के पी रहे थे। काफ़ी हो हल्ला हो रहा था, बच्चों की चिल्लपो हो रही थी, बड़े बूढ़े हल्के हुक्के की गुड़गुड़ में अपने ज़माने को याद कर रहे थे। औरतों की व्यवस्था कुछ अलग थी। हरीश की सास ने पुराने कपड़े पर एक नई ओढ़नी डाल ली और दूल्हे के साथ में लेकर के उसे सलाम पर जाना था। दूल्हे को लेकर के सलाम पर जाना चाहती थी वो, हरीश की सास। हरीश के पिताजी कुछ परेशान दिखाई दे रहे थे। कमल ने परेशानी का कारण जानना चाहा तो वे टाल गए। सुबह से ही कुछ चल रहा था जिसका थोड़ा आभास कमल को होने लगा था, लेकिन कोई भी उसके सामने खुल करके बात नहीं कर रहा था। कमल के पिताजी से कोई खुल करके नहीं पूछ रहा। हरीश के ससुर जुम्मन ऋषिकेश के सरकारी कर्मचारी थे और परिवार गांव में रहता था। पारंपरिक जीवन था। गांव के कई परिवारों में साफ़ सफाई का काम हरीश की सास करती थी, यानी गांव के परिवार थे ना, उनमें साफ़ सफाई का काम हरीश की सास करती थी। और जुम्मन की बड़ी लड़की बाप के साथ ऋषिकेश में रहती थी और सरकारी मकान में रहते थे। आड़ोस पड़ोस की देखा देखी जुम्मन ने उसे स्कूल भेज दिया था, यानी अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए वो स्कूल भेज देते हैं।
देखते ही देखते क्या होता है कि हाई स्कूल की परीक्षा पास कर लेती है बेटी, और साथ ही उसने सुगरता भी आ गई थी। अच्छा परिवेश पा करके उसमें बदलाव आ गया, गांव भर की लड़कियों से अलग दिखाई देने लग गई। वैसे इस गांव की वह पहली लड़की थी जिसने हाई स्कूल पास की थी। ठीक है। और जुम्मन की घरवाली जिन परिवारों में काम करती थी उसमें अधिकांश रांगड़ थे। यानी अधिकांश जो परिवार थे वो किस जाति से थे? रांगड़। मतलब गांव देहात के नियम कायदे के हिसाब से हरीश को सलाम के लिए विदाई से पहले रांगड़ों के दरवाजे पर जाना था। यानी एक गांव का रिवाज था कि विदाई से पहले रांगड़ों से पहले सलाम करके आओ, सलाम दुआ मांगो। तो एक रस्म थी वो ऐसी, जिसे न जाने कितने सदियों से निभाया जा रहा था। यानी वही नया दूल्हा आएगा या दुल्हन आएगी तो पहले रांगड़ों के परिवार के साथ सलाम करेगी। हरीश के पिताजी ने साफ इनकार कर दिया कि हम सलाम पर अपने लड़के को नहीं भेजेंगे, कि सलाम पर नहीं भेजेंगे अब की बार। रांगड़ परिवारों से कई बार बुलावा आ चुका था और बिरादरी के बड़े बूढ़े अपने अपने तर्क दे करके ऊंच नीच का समझा रहे थे कि भाई ये एक रिवाज है, उसको निभाना पड़ेगा। लेकिन देखिएगा, बाप दादाओं की रीत है, एक दिन में तो छोड़ी नहीं जाएगी। वे बड़े लोग हैं, सलाम पे तो जाना ही पड़ेगा। और फिर जल में रह कर के मगरमच्छ से बैर रखना तो ठीक भी नहीं है, क्योंकि वो बड़े लोग हैं। और इसी बहाने कपड़ा लत्ता बर्तन भांडे भी नेक दस्तूर में आ जाते हैं, यानी वो रांगड़े लोग हैं, वो उनको दे देते हैं। हरीश ने स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि मुझे न ऐसे कपड़े चाहिए न बर्तन चाहिए, मैं अपरिचितों के दरवाजे पर सलाम नहीं करूँगा, मतलब मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा। हरीश ने जब जब भी किसी दूल्हे दुल्हन को इस तरह दरवाजे घूमते देखा, उसे लगता था कि जैसे स्वाभिमानी को चिंदी चिंदी करके बिखेरा जा रहा है, यानी अपना आत्मसम्मान है वो गंवाया जा रहा है। बाजे गाजे के साथ घूमता दूल्हा निरीह जीव दिखाई पड़ता है, और दामाद हो या फिर नई नवेली दुल्हन, सलाम के लिए घर घर जाने का एक रिवाज है जो हमने नहीं, मतलब पुरखों ने बनाया है, यानी अपने बुजुर्ग थे उन्होंने ये रिवाज है वो बनाया है। इस तरह इस तरह से छोड़ देना ठीक नहीं है, गांव में रहना है, 10 ज़रूरतें हैं, जुम्मन ने जोर दे करके कहा। हरीश ने तीखे शब्दों में कहा, आप चाहे तो समझो, मैं इस रिवाज को आत्मविश्वास तोड़ने की साजिश मानता हूँ। ये सलाम की रस्में बंद होनी चाहिए, ऐसा हरीश ने तर्क दे दिया। आवाज़ सुन करके कमल हरीश की ओर बढ़ा, और कमल को अपनी ओर आते देख करके हरीश चुप हो गया। हरीश का चेहरा तनाव से कसा हुआ था। क्या बात है हरीश, कुछ मुझे भी तो बताओ, कमल ने जिज्ञासा प्रकट है वो की। प्रत्येक कार्यकलाप में कमल हरीश के साथ ही था, घर से लेकर के यहाँ तक, यानी घर में बारात जब निकली थी तब से लेकर के यहाँ तक। लेकिन इस वक्त तक अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहा था, यानी वो अपने आप को अलग मान रहा था। हरीश के पिताजी ने कमल के कंधे पर हाथ रखा। कुछ नहीं बेटे, आप यहाँ बैठो, सामने आंगन में नीम के पेड़ के नीचे मैं आपके लिए एक चारपाई डलवा दी है, आराम करो, जाति बिरादरी की कुछ समस्याएं हमें निपटा लेंगे। अब कमल को लगा कि जैसे वह सचमुच बाहरी व्यक्ति है, और उसने कातर दृष्टि से हरीश की ओर देखा। हरीश ने आंखों के इशारे से शांत रहने के लिए कहा। कमल जाकर के चारपाई पर बैठ गया। दोपहर होते होते बात पूरे गांव में फैल गई थी। जुम्मन के जवाई ने सलाम पर न आने पर मना कर दिया कि भाई वो सलाम पर नहीं आएगा, उसने मना कर दिया। गांव के राघड़, बल्लू और रांगड़ की चौपाल पर लोग हैं वो जुटने लग गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे जोहड़ के पानी में किसी ने कंकड़ फेंक दिया हो। गोल गोल लहरें घूम कर के किनारे तक फैल गई थी, और रांगड़ गुस्से में फनफना के घूम रहे थे। तो ये गांव के रांगड़ की चौपाल थी। ये वहाँ पर पूछा जा सकता है किसकी चौपाल, तो रागड़ बल्लू रांगड़ की चौपाल है। बल्लू रांगड़ जो था उसका शिकिया पहलवान रामपाल कमल उपाध्याय को चाय की दुकान से दिखा करके छोड़ा हुआ घूम रहा था कि वहाँ से मैंने कमल उपाध्याय को हटा दिया है। मतलब उसको अच्छा लग रहा था कि मैंने एक को डांट दिया। अपनी बहादुरी का किस्सा समूचे गांव में सुना चुका था। कैसे एक चूहुड़े को उसने चाय की दुकान में जात छिपा करके चाय पीते रंगे हाथों पकड़ लिया, और बाराती था इसलिए छोड़ दिया। ये हरकत किसी और ने की होती तो अभी तक अर्थी सज रही होती, लोग सुनते और मज़ा लेते, और साथ ही अपनी ओर से कुछ जोड़ देते। दोपहर तक चर्चा पूरे गांव में फैल गई। ऐसा ही होता है गांव का माहौल, एक छोटी सी बात होती है उसका पतंगड़ बना दिया जाता है।
बल्लू रांगड़ हालात देख करके खुद जुम्मन के घर आया और आते ही उसने जुम्मन और उसकी घरवाली को मेहमानों के सामने फटकार सुनाई। जुम्मन, तेरा जुआई अब तक सलाम पर क्यों नहीं आया है? तेरी बेटी का ब्याह है तो हमारा भी कुछ भी हक बनता है। जो नेक दस्तूर होता है यूँ तो निभाना ही पड़ेगा। हमारी बहू बेटियां घर में बैठी इंतज़ार कर रही हैं, उसे लेके जल्दी आ जा कि तुम्हारी बेटी को लेकर के आ जाओ, ताकि हम आपको कुछ नेक दस्तूर देंगे, कुछ उपहार देंगे और वो हमें सलाम करेंगे। जम्मू ने सिर पर लिपटा कपड़ा उतार करके बल्लू रांगड़ के पाँव में धर दिया। चौधरी जी, जो सज़ा दोगे भुगत लूँगा। बेटी को विदा हो जान दो। जमाई पढ़ा लिखा लड़का है, गांव देहात का रीति रिवाज ने जान दो। ये मतलब गांव के रीति रिवाज नहीं जानता है। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तभी तो कहूँ, अब आगे बोलता है कि जात को बच्चों को स्कूल ना भेज करो, कि इसीलिए तो कह रहा हूँ कि आप इस जात के बच्चों को स्कूल मत भेजा करो। स्कूल जाके कौन सा इसे बटालियन बनना है, बालिस्टर बनना है। बालिस्टर ध्यान रखना एक वकील को बोलते हैं, है ना, बैरिस्टर है ना, परंतु गांव में आज भी इस शब्द को बालिस्टर ही बोलते हैं। ऊपर से इनके दिमाग चढ़ जाएंगे, यूँ नए घर के रहेंगे और नए घाट के। गांव की नाक तो तूने पहले ही कटवा दी, जो लौंडिया को 10वीं पास करवा दी, कि तूने लौंडिया ने लड़की को 10वीं पास करवा दी, तो गांव की नाक तो वैसे ही कट गई। क्या ज़रूरत थी लड़की को पढ़ाने की? गांव की हवा बिगाड़ रहा है, यानी तू गांव की हवा बिगाड़ रहा है। अब तेरा जवाई सलाम पे जाने से मना कर रहा है, इसे समझा दे, सलाम के लिए जल्दी आवे। बल्लू ने फैसला सुनाया है कि बल्लू ने बुलाया कि वो जल्दी आ जाए। जुम्मन ने गिड़गिड़ा करके रिरिया कर भरे हुए शब्दों में कहा, चौधरी जी मेरी राज रख लीजिए, मैं तो थारा गुलाम हूँ। मेरा तो जीना मरना सब थारी ही गेल है। जो कहोगे करूँगा, बस करके बेटी को विदा हो जान दो। मैं थारे पाँव में नाक रगड़ूँ। वो बेचारा गिड़गिड़ा रहा था, गांव का गरीब आदमी था, इसलिए। बुल्लू रांगड़ गुस्से में फनफनाता चल दिया। जाते जाते चेतावनी देकर के बोला, इन शहर वालों को कह देना कि कौवा कभी भी हंसा नहीं बन सके, कि कौवा कभी हंस नहीं बन सकता है। बुल्लू के जाते ही कमल ने हरीश से पूछा, कौन था ये, इस तरह डरा धमका क्यों रहा था? हरीश ने चुप रहने का इशारा किया और सभी भय से सहमे हुए थे। बल्लू रांगड़े के जाते ही विदाई की तैयारी शुरू हो गई थी और जम्मुन ने जात बिरादरी की जो स्त्रियां थी उसको हिदायत ये दे दी कि टीके की रस्म जल्दी निपटाएं। बिना हो ले रांगड़ कभी भी रोड़ा कर सकते हैं, यानी बिना हो ले के रांगड़ जो हैं वो कभी भी लड़ाई दंगा कर लेंगे। शादी की सारी चहल पहल पल भर में सन्नाटे में बदल गई थी और इस सन्नाटे का शोर कमल उपाध्याय को बेचैन कर रहा था। उसका दम घुट रहा था। उसने हरीश की ओर देखा और हरीश की आंखों में आत्मविश्वास और स्वाभिमान के उगते हुए सूरज की चमक दिखाई पड़ रही थी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ गर्मजोशी से दबाया और आंखों ही आंखों में एक दूसरे को आश्वस्त किया। नीम के पेड़ पर हरी नरम पत्तियां हिल रही थी, मानो हौसला दे रही, यानी उनको नीम वो हौसला दे रहा था। जल्दी जल्दी बारात को खाना खिलाया गया। कमल और हरीश खाना खा करके नीम की छाँव में पड़ी चारपाई पर बैठ के सामने दीवार की ओर से मुँह करके एक 10-12 वर्ष का लड़का था, जिसके चेहरे पर गुस्से के भाव थे। वो भी कोई रांगड़ा ही था। ढूंढते ढूंढते एक बूढ़ा आंगन में घुसा और उसके हाथ में नान और मीट था। दीपू कहाँ है, मतलब आवाज़ लगा रहा था। ये लोना बहुत दिख करें चूहड़ों के घर पैदा होके बामणों की सी बोली बोले। उसे दीवार के पास खड़ा देख उसने डांटा, तू यहाँ छुपा खड़ा है, मैं कब से तुझे ढूंढ रहा हूँ, ले रोटी खा ले, देख इतना अच्छा मीट बना है। बूढ़े ने मनाने की कोशिश की थी, ना मैं नहीं खाता, इसे खाए मेरा मूत, कि मैं नहीं खाऊंगा। लड़के ने ऐंठते हुए कहा, पर क्यों, क्या हुआ इसमें? बूढ़े ने तलखी से कहा, बिल आराम से, मुसलमान के हाथ की बनी रोटियां मैं नहीं खाता। लड़के ने दूर हटते हुए कह दिया, मुसलमान? कौन मुसलमान? वो जो गांडा और बेटा रोटी बना रहा है। लड़के ने रोटी बनाने वाले कारीगर के लिए कहा कि वो मुसलमान है, मैं उसके हाथों की रोटियां हैं वो नहीं खाऊंगा, और उसकी तरफ मतलब इशारा कर दिया। वो तो हिंदू है, चल कर देख ले। बूढ़ा उसे खींच करके ले गया। लड़का घसीटते हुए बूढ़े के पीछे पीछे जा रहा था, चीख करके कह रहा था, नहीं वह मुसलमान है, मैं नहीं खाऊंगा, उसके हाथ की बनी रोटी मैं नहीं खाऊंगा। अरे उल्लू की दुम,
एक बार चल के तो देख ले, फिर कहना। बूढ़ा उसे घसीट करके भट्टी की ओर ले गया जहाँ पर नान बन रहे थे, और लड़के ने चीखने की आवाज़ लगा कर आ रही थी, यानी लड़का जो था वो चीख रहा था लगातार, नहीं नहीं, मैं मुसलमान के हाथ की बनी रोटी नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। लड़के ने साफे मना कर दिया। कमल और हरीश फटी फटी आंखों से उस लड़के को देख रहे थे। कुछ देर पहले जगह आत्मविश्वास लड़के की आवाज़ में दबने लगा था। कमल और हरीश दोनों खामोशी के अंधेरे में जंगल में भटक गए थे, और उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और गहरी सांसें वो ली थी। इस प्रकार से अपन ने सलाम जो कहानी है वो इस पर आधारित है कि एक पुराना रिवाज होता है जिसमें SC ST के जो कैंडिडेट होते हैं उनको सलाम करना पड़ता है, बड़ी कास्टेज वालों के लिए, स्वर्ण के लिए। इस प्रकार से ये कहानी अच्छी है, परंतु इसमें कुछ अश्लील भाषा के शब्द डाल दिए, वो अच्छा नहीं किया। कहानी अच्छी लगी तो अपने मित्रों तक शेयर कर देना। धन्यवाद दोस्तों। कोई बात नहीं भी समझ में आई, इसमें नहीं समझ में आने तो कोई बात ही नहीं है। जहाँ जहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया वैसे वैसे आप छोटे छोटे प्रश्न बना सकते हो जो परीक्षा उपयोगी हो सकते हैं। कहानी के मुख्य पात्र पूछे जा सकते हैं, किसका दामाद है, लड़की कहाँ तक पढ़ी है, ये वगैरह, है ना। ये बल्लू वगैरह, रांगड़ा वगैरह ये पूछे जाएंगे। और एक वो पहलवान के बारे में पूछ लो, उसका नाम पूछ लेते हैं कभी कभी, बस। और तो इस कहानी में कोई ख़ास बात है नहीं।